हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्योंकि अगला टॉपिक हमारा होगा संधि। तो संधि के लिए सबसे जरूरी होता है वर्ण। भी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हर्षव दीर्घ, ये वर्ण जो है उनका ज्ञान होए बगैर हम क्या नहीं कर सकते, संधि को नहीं समझ सकते। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बुनियादी ज्ञान और हम सीखेंगे। कई बच्चे क्या कंफ्यूज में रहते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण की बात कर लें तो भाषा के मुख्य 3 अंग होते हैं। वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। मुख्य 3 अंग होते हैं भाषा, ठीक है। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर बात करें तो वर्ण है। अब हम क्या करते हैं, पहले ध्वनि भी हमने कभी कभी पढ़ी है। तो एक ध्वनि होती है। ध्वनि किसको बोलते हैं? अगर बात आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो यहां क्या होगा? ध्वनि होगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। यही अगर बात यह आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वहां क्या होगा? वर्ण होगा, ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर आ जाए लिखित, मौखिक तो ध्वनि है और लिखित है तो क्या? वर्ण है। और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण होता है। अब एक बात कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब यहां क्या करेंगे? भाई भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई है वो तो ध्वनि होगी और लिखित है वो वर्ण होगी। सीधा आ जाए ने लिखित दिया हो ने मौखिक दिया हो, तो वहां पर क्या करना है अपने को? मूल रूप से अगर देखें तो मुख्य रूप से शब्द, मतलब ये जो भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, इनमें सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो सीधा अगर सबसे छोटी इकाई आ जाए तो वहां क्या होगा? वर्ण होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर सबसे छोटी के साथ मौखिक शब्द लगाए इसका मतलब ध्वनि है, और जिसमें लिखित लगाए उसका मतलब वर्ण है, और जिसमें मौखिक लिखित कुछ नहीं लगाए सीधा ही कह दिया भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वह वर्ण होगा, ठीक है। अब एक और क्या है? भाषा की कहते कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी जिसका अर्थ होता हो, तो वर्ण है। तो वर्ण तो क्या सबसे छोटी इकाई है, उसके वर्ण का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मान लो कह दे दिया तो कह का कोई अर्थ थोड़ी होता है। कैसे मिलकर शब्द बनेगा तब उसके जाके अर्थ होगा। तो अर्थ की बात करेंगे, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है ना, वो क्या होगी? शब्द होगी। वर्ण है तो वर्ण का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, तो उसके बाद क्या है? शब्द। शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है। एक और बात, भाव या फिर हम कह सकते हैं भावार्थ के आधार पर भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, वहां क्या होगा? शब्द होता है। शब्द का कोई भावार्थ नहीं होता। जैसे मान लो कोई भी शब्द दे दिया, जैसे कमल नाम दे दिया, तो यहां कोई भावार्थ नहीं है। हम कविता में पढ़ते हैं, कविता में भावार्थ पढ़ते हैं, कविता का भावार्थ है व्याख्या, तो वो क्या होती है? वाक्य पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो भावार्थ के आधार पर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? सबसे छोटी इकाई वाक्य होगा। तो दोस्तों ये बात जो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके जो प्रश्न है ना कंपटीशन लेवल से एग्जाम में आते हैं कि जैसे दे दिया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, हम पढ़ते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई कोई ध्वनि कहता है, कोई वर्ण कहता है, ऐसे नहीं होता। मौखिक जो होती है वो ध्वनि होती है, लिखित होती है वो वर्ण होती है।
अगर लिखित मौखिक दोनों में नाम ना आए, सीधा कह दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होगा, वर्ण होगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, शब्द होगा। अगर भावार्थ या भाव के आधार पर कर दे तो क्या होगा, वाक्य होगा। ठीक है ना, ये बात। अब हम पढ़ेंगे, ये तो वर्ण के बारे में पढ़ लिया। परिभाषा इसकी ये भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, ये इनकी परिभाषाएं। अब हम देखेंगे वर्ण होते कितने प्रकार के, वर्गीकरण क्या है वर्णों का। वर्ण मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। बड़े सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये जो स्वर होता है ना, वो होता है स्वतंत्र, और ये क्या होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। अब देखो ये बात क्यों कही है, ये स्वतंत्र क्यों है और ये स्वतंत्र क्यों नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से एक वायु निकलती है जिसको बोलते हैं प्राण वायु, प्राण वायु। ठीक है, तो अब क्या होते हैं, वाक अव्यय होते हैं। ठीक है ना, वाक अवयव। वाक अवयव का मतलब होता है वाणी के अवयव, यानी वाणी जब निकलती है तो उसके लिए कौन कौन से अंग सक्रिय होते हैं, उन अंगों को वाक अवयव कहते हैं। तो ये जो प्राण वायु जो निकलती है ना, जो स्वरों का उच्चारण होता है तो उसमें प्राण वायु स्वतंत्र रूप से निकलती है। स्वतंत्र रूप से मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है इसमें। ठीक है, और ये जो व्यंजन वर्ण होता है ना, उसका जब उच्चारण करते हैं तो अलग अलग जो वाक अव्यय है उससे टकराती है, कभी घर्षण होता है, कभी दाएं से निकलती है, कभी बाएं से निकलती है। कहने का मतलब स्वतंत्र नहीं निकलती है, किसी न किसी के सहयोग से निकलती है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र नहीं है। प्रश्न आ जाए कि स्वर जो कहने का मतलब जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर, और जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। ठीक है, दूसरी बात यह है स्वतंत्र रूप का मतलब, इसमें क्या होता है कि किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इनको तो सहायता लेनी नहीं पड़ती है, और ये क्या करते हैं, दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। अब लेते हैं की बात देखो, जैसे मान लो ये स्वर है ए, अब ए को हमने बोल दिया तो सिर्फ ध्वनि लंबी कितनी ले लो, इसको ए की ध्वनि चलती जाएगी, कितना ही लंबा ले लो इसको, कितने लंबा उच्चारण कर लो, लेकिन ध्वनि किसकी आएगी, ए की आएगी। व्यंजन को लेके देख लो आप, कै, अपने बोलना शुरू किया कै और अंत में ध्वनि किसकी आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है। इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, इसको सहायता लेनी पड़ रही है स्वर की, और इसको सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो दूसरी बात ये भी बनती है कि किसी भी, यानी जिस ध्वनि को बोलने के लिए, जिस वर्ण को बोलने के लिए किसी दूसरी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो स्वर होते हैं, और जिसको बोलने के लिए स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार से ये दो प्रकार के हो गए, एक स्वर हो गया और एक क्या हो गया, व्यंजन हो गया। इतना समझ में आ गया। अब क्या है, स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, अगर बात सीधी सी करें कि स्वर कितने होते हैं तो 11। स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, 11। अब कुछ विद्वान इसको 13 मानते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 13 जो है वो मूल भाषा के, मूल भाषा का मतलब हो गया हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत है, और संस्कृत में वो जो है ना दो और, यानी ये 11 है, इसमें प्लस 2 यानी 13 हो गए। ये जो 2 है वो कौन कौन से वर्ण, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब इसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण देख ही लेते हैं अपने। ये क्या होता है, स्वर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के किस आधार पर होते हैं, इनका उच्चारण यानी ये मात्राएं होती है, और इनमें जो समय लगता है ना उस समय के आधार पर, इनके उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर, कम से कम समय लगता है उसको बोलते हैं हर्षव। ठीक है, और हर्षव को क्या बोल देते हैं, लघु भी बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, छोटा भी बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, मूल स्वर का मतलब है कि ये मूल अवस्था में प्रकट हुए, किसी प्रकार का कोई दूसरे का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दीर्घ, यानी इसके बाद जो दुगुना समय लगता है वो दीर्घ होता है, और दीर्घ को गुरु भी बोलते हैं। ठीक है, बड़े वाला, यानी इसकी 2 मात्राएं होती है, डबल समय लगता है इसमें, और इसको बड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सारे क्या होते हैं, संधि स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, संधि स्वर होते हैं, इसको मूल स्वर नहीं बोलते। संधि स्वर क्यों होते हैं, इसकी एक वजह है। इसकी वजह क्या है
ये सारे संधि से बने। जैसे देखो मैं बताऊंगा अभी आपको, जैसे हर्षव स्वर में अगर गिनती करें हम तो हर्षव स्वर क्या होते हैं, ए, छोटी ई यानी लघु ई, और लघु ऊ और लघु री, ये चार जो होते हैं वो हर्षव स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये ए जो है वो किसी संधि से नहीं बनता है, ई नहीं बनती है, ई ऊ नहीं बनता है और री नहीं बनती है। ठीक है, और इस अब बड़े की बात करें तो ये दीर्घ में जो आगे ना वो होते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, इसके बाद ए, आई, ओ, औ, ये सारे मतलब क्या होते हैं, संधि स्वर होते हैं। ए प्लस ए मिलके आ बनता है, ई मिलके ई बनती है, ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है, ए यानी गुण संधि में ए बनता है। ठीक है, और ओ भी इसमें बनता है, और आई और जो औ होते हैं ना वो क्या होते हैं, ये अपने वृद्धि संधि में बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, संधि स्वर हो गए, इनको संधि स्वर कहते हैं। तो ये हो गया दीर्घ और ऊ। अब वो बात जो मैं कर रहा था अभी 13 वाला, तो उसमें क्या होता है, एक तो ये री जो होती है ना, इसकी जगह एक दीर्घ री इस प्रकार से है ना, मतलब इसमें देखो ये और इसमें फर्क है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ यहां से एक ही मोड़ है, इसमें क्या है दो, तो ये बड़ी री होती है, और एक होता है लरी। ये दो वर्ण जो होते हैं ना वो संस्कृत में और जोड़ दिए जाते हैं, इसलिए संस्कृत में 13 होते हैं स्वर और हिंदी में कितने होते हैं, सिर्फ 11 ही होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये जो होते हैं ना ए और औ, ए और औ, ये क्या होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर ये होते हैं कि इसलिए कहते हैं संयुक्त स्वर, इसमें देखो दो अलग अलग स्वर मिले, जैसे आई, ए ई ऐसे ध्वनि निकलती है इसकी, और इसकी ए उ ऐसे औ, बोलते हैं ना औ आई, तो इस प्रकार ये संयुक्त स्वर भी होती है। ये दोनों इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। अगर कहीं प्रश्न पूछ ले संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ए और औ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। क्यों कि ये दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। बाकी में नहीं, ए ओ ये अपनी ध्वनि दे रहे हैं, इसमें कोई दूसरी ध्वनि वाला सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब व्यंजन वर्ग जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, व्यंजन कौन कौन से होते हैं। कुल की बात करें तो 11 अपने स्वर हो गए, और अब हम व्यंजन देखेंगे भी व्यंजन कितने होते हैं। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने छोटी क्लासों में जब पढ़ा था तो अंत में इसके अलावा अंग और ए ये दो वर्ण और पढ़े थे ना, लेकिन इनको स्वरों में नहीं लिया जाता, इनको बोलते ए योग वाह। ए योग वाह क्यों बोलते, ए प्लस योग प्लस वाह। ए का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ते हैं, वहां का मतलब वहन होते हैं, यानी ये जुड़कर वहन नहीं होते। किसमें, व्यंजन में। किसमें जुड़ के वहन नहीं होते, व्यंजन में। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार, क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग, क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, तो ये अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर के साथ लगते हैं, न कि व्यंजन के साथ। व्यंजन के साथ कभी भी अनुस्वार और विसर्ग नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। क्यों, हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे मान लो व्यंजन तो ये हो गया, अलंत वाला होता है व्यंजन, और अलंत वाले के ऊपर नहीं तो कभी अनुस्वार लगता है और नहीं क्या लगता है, नीचे आगे विसर्ग लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसलिए इसको बोलते हैं अयोगवा है। क्या बोलते हैं, अयोगवा है। तो अपने 11 तो हो गए स्वर प्लस 2 क्या हो गए, अयोगवा है, और कुल मिला के कितने हो गए अपने पास 13 वर्ण हो गए। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है कि जिसमें क्या नहीं होता, सहायता लेनी पड़ती है किसकी, स्वर ध्वनि की। स्वर ध्वनि की सहायता का मतलब जैसे देखो अपने कै है, कै बोलेंगे तो ए निकल रहा है, च बोलेंगे तो भी क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है। इस प्रकार से तो हम कै से लेकर और है तक गिनती कर लेना आप, 33 से होंगे। कितने होंगे, 33 व्यंजन वर्ण होंगे। ठीक है, इसमें जो कै, से, ते, ते और पे, ये 5 जो होते हैं ये वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। वर्ग का मतलब होता है जिसे मतलब जिस वर्ण में 5, जिस वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे कै में देखो कै, खे, गे, गे और ङे, इसमें चे, छे, जे, जे और ये। ठीक है, टे, ठे, डे, ढे और ने, ते, थे, दे, दे और ने, पे, फे, बे, भे और में, ये 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये 5 वर्ग हो गए, 25 तो ये हो गए। ठीक है, और एक जो अपने बोलते हैं ये, रे, ले, वे, 4 ये हो गए।
25 और 4 29, और उसके बाद से और से है, 4 ही हो गए, कितने हो गए 33, 29 और 4 33, यानी कुल मिला के 33 व्यंजन वर्ण हो गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए 11 13 13 और 33। अब नीचे और जोड़ते जाएंगे। 4 हो गए संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, यानी जो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे देखो अपने क्षय देखते हैं, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये 4 होते हैं। हम बात करें श्रय की, तो ये स प्लस रे प्लस ए से मिलके बना है। त्रय की बात करें, तय प्लस रे प्लस ए से मिलके बना है। जय की बात करें, जय प्लस ए प्लस ए से मिलके बना है। ज्यादातर यहां कंफ्यूज होते हैं, कुछ क्या है इसको गे प्लस ये प्लस ए से बोलते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण जो है ना हम गलत करते आ रहे हैं, ये जे होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है जे। उसके बाद बच गया श्रय, तो ये से प्लस रे प्लस और ए से मिलके बना है। ये 4 हो गए संयुक्ताक्षर। 4 ये संयुक्ताक्षर जोड़ देंगे अपने, तो कुल मिला के कितने हो गए 11 33 44 और 2 46, 46 और 4 कितने हो गए 50। अब क्या होते हैं, 2 होते हैं आगत वर्ण, जिसको हम एक ये डे और एक ये, इसको हम बोलते हैं आगत वर्ण। और इसको कुछ विद्वान यानी कुछ विद्वान द्विगुणी भी बोलते हैं। द्विगुणी का मतलब हो गया कि इनके नीचे नुक्ता जो लग जाता है तो ये इनका उच्चारण थोड़ा अलग हो जाता है, और बिना नुक्ते के अलग हो जाता है, 2 बार, तो 2 गुण हो गए इनमें एक साथ, ये द्विगुणी। और उसको उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। उच्छिप्त इसलिए बोलते हैं, उत्त यानी उठाकर फेंकना, उठाकर फेंकना। तो इसको जैसे हम बोलेंगे ना तो जीवा हमें ऐसे लगेगी जैसे उठा करके जीवा को क्या कर दिया है, पटक दिया है। ठीक है, ऐसे हमें प्रतीत होता है। तो ये अपने हो गए 2 ये आगत वर्ण हो गए, तो कुल मिला के हो गए 52। कितने हो गए, अगर वर्ण की बात करें कुल संख्या कितनी है 52। एक बात फिर से ध्यान से देखना है दोस्तों कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य है। वर्ण की बात करें, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र वर्ण होता है। ये स्वतंत्र नहीं होता है क्योंकि इसका उच्चारण स्वतंत्र हो जाता है और इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। और इसमें स्वर में किसी प्रकार के कोई दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, व्यंजन में सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर स्वर की बात करें, स्वर हर्षव और दीर्घ कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्लुत भी होता है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ 2 ही काम आएंगे अपने, हर्षव और दीर्घ। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कुल अगर बात करें तो स्वर हो गए 11। कितने हो गए 11। 33 हो गए व्यंजन, 44, 2 हो गए अयोग्य 46, 4 हो गए अपने संयुक्ताक्षर 50 और 2 हो गए आगत वर्ण। कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या कितनी हो गई 52। प्रकार पूछे 2 प्रकार के हो गए वर्ण, और कुल वर्णों की संख्या पूछे कितने हो गए 52। अगर पूछे व्यंजनों की संख्या तो 33, स्वरों की संख्या 11, अयोग्य है 2, संयुक्ताक्षर 4 और आगत या द्विगुणी या उच्छिप्त वर्ण कितने होते हैं 2। इस प्रकार से ये वर्णों का सामान्य परिचय है। और इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे संधि। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार का इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद।